ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पुणे से हमारे साथी रिपोर्टर प्रतीक गोयल और यूपी के बहराइच से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे अवधेश कुमार। आप दोनों का स्वागत है। हेलो बसंत। जब हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी बीच एक खबर आई कि बहराइच में जो दंगा हुआ था और राम गोपाल मिश्रा की जिस छत पर हत्या हुई थी उस मामले में आरोपी जिस छत पे हत्या हुई उसी घर के लोग थे। और जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले ये खबर आई कि इनकाउंटर में उसमें से 2 लोगों को गोली लगी है। डॉक्टर ने बताया कि अभी उनकी स्थिति ठीक है। ये अभी की बात है, ये घंटे पहले इनकाउंटर हुआ है। अवधेश लगातार बहराइच में है। बहराइच से उनकी रिपोर्ट आपने newslaundry.com पर देखी होगी, तो हम उनसे बात करेंगे बहराइच में आखिर हुआ क्या। नवरात्रि में दुर्गा भासान होता है जहाँ प्रतिमा का विसर्जन होता है, वो कार्यक्रम था और आखिर उसने हिंसा का रूप कैसे ले लिया। इसके अलावा महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा से पहले वहाँ एक बहुत बड़ी घटना हुई। बाबा सिद्दीकी जो जाने माने पॉलिटिशियन थे उनकी हत्या कर दी गई और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। तो आखिर कौन है लॉरेंस और इस हत्या के मायने क्या है और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है चुनाव के बीच, इस पर हम प्रतीक गोयल से बात करेंगे। इसके अलावा प्रतीक गोयल की एक और स्टोरी है, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री उसके चार्जशीट पर एक विस्तार से रिपोर्ट की है। आपको याद होगा पुणे में एक दुर्घटना हुई थी एक गाड़ी से और जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था। 3-4 दिनों तक नेशनल मीडिया में वो खबर छाई रही। उस मामले में जो चार्जशीट जमा हुई है उस पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक विस्तार से रिपोर्ट की है जिसे आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और इस खबर को वहीं लोग पढ़ सकते हैं जिन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि ये इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आप पढ़ सकें। हम पॉडकास्ट की शुरुआत अवधेश से करते हैं। अवधेश, अभी आप बहराइच से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पहली रिपोर्ट आ चुकी है। आप जब वहाँ पहुँचे, घटना के अगले दिन आप पहुँचे थे, वहाँ पे क्या मंजर था वो थोड़ा बताइए और अब क्या स्थिति है, दोनों बताएं। जी बसंत, जब मैं बहराइच जा रहा था रास्ते में तो सबसे पहले तो ये था कि 20-25 किलोमीटर पहले से ही ये आभास हो जाता है कि उस एरिया में कुछ हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस के बैरिकेडिंग लगे हुए थे, पुलिस खड़ी हुई थी, गाड़ियों को चेकिंग कर रही थी, वो पूछ रही थी कि अंदर कौन जा रहा है। मतलब लोकल लोगों का तो सवाल ही नहीं होता, इधर उधर से आने वाले लोगों का वहां एंट्री करने का, मीडिया के लोगों को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। इस बीच जैसे हम उस गांव में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, करीब 15 किलोमीटर पहले से ही वहां पे गाड़ी जली हुई थी, मार्केट पूरा बंद था और कुछ युवा अपने गले में जो है वो आई कार्ड डाल के उधर घूम रहे थे। तो मुझे लगा गाड़ी पे भी प्रेस लिखा हुआ था, तो मैंने पूछा ये प्रेस के लोग हैं तो इनसे बात कर ली जाए। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप मीडिया से हैं, बोले हाँ हम मीडिया से हैं। तो मैंने पूछा किधर है वो, जरा गाँव थोड़ा बताइए हमको। तो वो बोल रहे थे कि हमारी एंट्री नहीं है। तो मैं तो तभी हैरान था कि मीडिया का जाना अलाउ नहीं है क्या। तो उन्होंने बताया कि प्रशासन ने लोकल मीडिया को उधर जाने के लिए मना किया है, बाहर से कोई आता है तो ठीक है। तो हम लोग थे, फिर आई कार्ड दिखाकर हम लोग उधर निकल गए। गांव का नाम क्या है? महाराजगंज। कई बार मुझे अपना आई कार्ड दिखाना पड़ा, वहां तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंच रहा था एकदम सड़कें खाली थी। बीच बीच में मुझे जो जली थी गाड़ियां वो दिखाई दे रही थी, बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें, कारें, घर। मतलब जो एक बहुत बड़ा मार्केट है महाराजगंज का, वहां जब हम पहुंचे उस कस्बे में, तो पूरा इलाका यानी वो पूरी जो रोड है वहां कुछ ना कुछ जला हुआ था। किसी का घर भी ऐसा नहीं था कि वहां बचा हो। मतलब उसके घर के आगे अगर बाइक खड़ी है तो बाइक जला दी गई है, कार खड़ी है तो वो जला दी गई है, ई रिक्शा है तो वो जला दिया गया है। वहां कोई नहीं था। जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ घरों में लॉक लगे हुए थे, ताले लगे हुए थे और कुछ घर खाली थे वहां, लेकिन लोग नहीं थे। एक दो लोग घर में अंदर थे जो पानी डाल के कुछ अपने घर को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, या कुछ थोड़ा सा उनको ये उम्मीद थी कि जो हमारा घर जला है या जो हमारा जो सामान जला है, क्योंकि अनाज तक नहीं बचा था, उसको बचाया जाए किसी तरीके से। आपकी स्टोरी में हमने कई लोगों की बातें सुनी, लोग घर दिखा के रो रहे थे। कुछ तस्वीरों में है कि किताबें जली हुई थी और पिछले कुछ सालों में काफ़ी जो दंगे हुए हमने भी कवर किए हैं। दंगों में कई बार होता है और ज़्यादातर बार उन लोगों के घर जलते हैं जो दंगों में ही शामिल नहीं होते, उनकी कोई भूमिका नहीं होती। जैसे आपके वीडियो में एक शख्स कह रहा है कि मैं तो वहाँ का हूँ भी नहीं पर मेरे घर जला दिए। तो आपके घर में भी आग जली हुई है? आग नहीं जली हुई, पूरा घर जला हुआ है साहब। पूरा घर जला हुआ है। बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते तो।
पूरा घर जला हुआ है, दो गाड़ी मेरी फूकी हुई है, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर। मार मारे हैं साहब, हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया, हम लोग उस गांव से 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं। आपका गांव अलग है, वो गांव नहीं है? हाँ, उस गांव में हम लोग नहीं रहते साहब, न उनसे कोई मेरा संबंध है, न कोई लेना देना है, बस मुसलमान है, बस ये लेना देना। मुसलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं, ऐसा करते हैं साहब। आप लोग के बीच में बोलने नहीं देते कोई, कुछ नहीं रह गया साहब, दुनिया जल गई हमारी, एक दिन का खाना तक नहीं छोड़े साहब, वो भी जला दिए। 300 रुपए का दिहाड़ी करने वाला आदमी खड़ा है तुम्हारे सामने। कोई मैं मास्टर, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो मेरा घर बिगड़ गया है, ये मेरे बच्चे हैं, इनकी हालत देखिए आप। कभी है बच्चे सोचा है एक बाप के सामने एक बच्चे को फूका जाए तो कैसा लगेगा? एक और आपके जो स्टोरी है उसमें एक पार्ट है जिसमें एक व्यक्ति बता रहा है कि एक गाना बजा, उसके बाद हिंसा की शुरुआत हुई। अवधेश, आप अपनी रिपोर्टिंग के दौरान आपने क्या पाया कि ये हिंसा आखिर भड़की कैसे? वही मैं खोजने की कोशिश कर रहा था, बहुत जगहों पे गया, गांव में अंदर मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गाड़ी वहां एंट्री कर रही थी, लोग अपने घरों में छुप जा रहे थे, लोग दरवाजे बंद कर ले रहे थे, मतलब ये स्थिति थी। तो मैंने बहुत बार कोशिश की कि कोई मिल जाए बात करने के लिए, कोई बता दे कुछ। लोग बताने के लिए तैयार नहीं थे, आम लोग की मैं बात कर रहा हूँ। तो इत्तेफाक से जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, तो एक लड़का मुझे छत पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो मैंने उसको बोला कि सर आप ही दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कोई और है नहीं, क्या आप हमसे बात करेंगे? मैं दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार हूँ। तो उसने मुझे करीब 1 मिनट सोचने के बाद जवाब दिया, ठीक है मैं आता हूँ। वो नीचे आया तो मैंने उससे पूछा, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार एकसानी। उमेश कुमार जी, आप तो यहीं रहते हैं? जी, इसी जी, कस्बे में रहते हैं, सड़क किनारे आपका घर है। जी। ये बताइए कि कुछ दूरी पे, चंद दूरी पर ही ये तनाव की शुरुआत हुई थी, जी, है ना, जैसा आपका कहना है? जी। क्या हुआ था? डीजे के गाने को लेके कोई बवाद हुआ था, हम्म, उसी पे हाथापाई हुई, पथराव हुआ, हम्म। बस मामला बढ़ता कौन लोग गया। थे, कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे उस डीजे में? वो कैसा कोई वो गाना था जो बज रहा था? मतलब आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोकल के हैं यहाँ? हाँ, डीजे पे वो तेल लगा दो बाबर का नाम मिटा दो, ऐसे कुछ गाना है, वही पे कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा, वो डीजे पे वो गाना बज रहा जी, था। जी, उसको ये बंद- मूर्ति विसर्जन के लिए जब जा रहे थे लोग, जी, उसके दौरान की बात है? जी। हाँ। तभी ऐसा हुआ है, उसको बंद करने के लिए डीजे वाले को अभद्र गाली गलौज देने लगे। अच्छा, उसको डीजे बंद करने के लिए कहा गया? जी, मरने पे आमादा हुए, पथराव किए। तो वहां पे ऐसे कुछ शुरुआत हुई, तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने इस पर ऐतराज किया और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का गाना आप मत चलाइए, ये ठीक नहीं है। यहीं से इस झगड़े की बसंत शुरुआत हुई। किसी ने इस बीच में बोला, उन्होंने मना किया। फिर जो एक शुरुआत होती है किसी भी दंगे की, आप अच्छे से समझते हैं कि एक शुरुआती बहस के बाद वो एक व्यापक रूप ले लिया उस झगड़े ने। किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, फिर वहीं सामने एक हामिद का घर था, उस पर राम गोपाल जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो उस घर पर चढ़ गए। हरे रंग का फ्लैग था, उसको उतार रहे थे, वहां भगवा झंडा लगा दिया था। पूरा आपने देखा होगा, वॉल, वो दीवार जो थी, वो रेलिंग टूट गई थी, पीछे की ओर गिरा दी थी उन्होंने। उसके बाद ये हुआ, फिर हत्या हुई, ये एक चीज हुआ। और हत्या होने के बाद वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस इस मामले में पूरी तरह विफल रही, जो मैंने पाया, जो वहां के लोगों ने बताया कि किस तरह पुलिस आई और उसने मामले को कंट्रोल नहीं किया, और बस आपाधापी में ऐसे इधर उधर लोग भागते रहे और जिसका जो मन किया फिर वो करते रहे। लेकिन फिर भी उस शाम को ये मामला शांत हो गया था बसंत। लेकिन उसके बाद सुबह फिर जब शिव, जो लड़का था राम गोपाल मिश्रा, वो उसका शव आया था। शव आने के बाद उसकी जो शव यात्रा थी उसमें बहुत भयंकर भीड़ थी, हजारों की तादाद में लोग थे, शव के पीछे पीछे चल रहे थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पे खरदी तहसील है, चौकी है, उसके सामने रख के उसको प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच जो मॉब थी, जो भीड़ थी, वो जब उस इलाके से गुजर रही थी तो वो उग्र हो गई, और उग्र होने के चलते वहां पर उन लोगों ने जो भी मुस्लिम घर वहां पर उनको दिखाई दे रहे थे, वो उनको निशाना बना रहे थे। और ये दो बात अगले दिन की है। जी। और उसके बाद का नजर आपने देखा, मेरी रिपोर्ट में भी है कि किस तरह लोगों के घर जलाए गए, गाड़ियां जलाई गई।
बशीर बद्र का बहुत ही चर्चित से शायरी है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जब दंगा होता है, और मुझे जब अभी तक जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ राम गोपाल मिश्रा के बारे में, कि उनकी कुछ महीने पहले ही लव मैरिज शादी हुई थी, एक नौजवान सा लड़का, घर भी उतना बढ़िया नहीं है, और वो इस दुनिया से इस तरीके से चला गया। और उसके बाद फिर भीड़ गई, किसी के घर को जला दिया। लेकिन इसके पीछे जो मुख्य वजह है उसको कोई तलाश नहीं रहा कि आखिर हिंसा क्यों भड़क रही है, उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर लोग धार्मिक यात्राओं में ऐसे गाने बजाते हैं, कई गाने ऐसे, अभी मैं वो देख रहा था कि मतलब उसमें सीधे सीधे गाली दी जाती है दूसरी कम्युनिटी को। तो सरकारें ऐसे गानों पे प्रतिबंध नहीं लगा रही, सरकारें यात्राओं के दौरान सुरक्षा ज़्यादा नहीं दे रही। मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हर बार वहाँ पीएससी लगती थी, इस बार कुछ एक पुलिस वाले थे यात्रा के दौरान। तो क्या सुरक्षा में चूक भी आपको दिखी पुलिस की तरफ से? देखिए क्या है कि इसमें एक तो जैसे आपने उनकी शादी की बात की, तो मैं उस घर में गया था। वो बहुत गरीब घर का लड़का है, उसके पापा बीमार रहते हैं, मम्मी उसकी बीमार रहती हैं। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 3 महीने पहले जुलाई में ही उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी से मैं मिलके आया था, तो घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कब आपकी शादी हुई? 20 जुलाई। अभी अभी हाल ही में शादी हुई थी आपकी? 20 जुलाई को। बोले मूर्ति देखने जा रहे हैं, बस इतना ही बोल के चले गए थे। बोले कि तुम खाना खा लेना, हम भंडारा में खा के आए हैं। इतना ही बोल के इसी गेट से निकल गए। बस उसके बाद नहीं पता है कि वहाँ पे क्या हुआ। सब लोग बोल रहे हैं कि 2 मंजिल पे मैं ले जा क्यों नहीं भागे। ट्राली में बैठे थे, झंडा फहरा रहे थे, घसीट के लेके गए। इसके बाद उनको मारा गया। बात करें पुलिस की, तो पुलिस का देखिए कि जब मैं वहां से ये सब रिपोर्ट करके शाम को गुजर रहा था बसंत उस इलाके से, तो मुझे इस तरह की दूसरी यात्राएं मिली जो मूर्ति विसर्जन यात्राएं निकल रही थी। तो मैं शॉक्ड था देख के वो कि उस गांव से मैं निकल रहा हूँ महाराजगंज से, और ये सब गांव जो पड़ते हैं उसके मुश्किल से 3-4 किलोमीटर दूरी पे फिर दूसरे गांवों में वही यात्राएं निकल रही हैं। तो मैं हैरान था, और जो मेरे साथी थे मेरी गाड़ी में, मैंने उनसे कहा कि देखिए अभी हम कितना सब कुछ देख के आ रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति है इलाके की, और अभी मुश्किल से 3-4 किलोमीटर भी हम नहीं गुजरे हैं, और दोबारा से हम उस तरह की यात्रा यहाँ देख रहे हैं जिसमें लड़के हैं, बहुत सारे युवा हैं, बनियान पहने हुए हैं, किसी के पास बनियान भी नहीं है, सिर्फ पैंट में है, और वो पूरा एकदम टीका लगाए हैं, नारे लग रहे हैं। तो मैं लेकिन सोच के हैरान था। वो भी बहुत कम पुलिस वाले वहां पर थे। मैंने वहां पूछा पुलिस वालों से, पीएससी का जवान था, मैंने उससे पूछा कि आप कितने लोग हैं, तो बोले भाई मैं तो यहाँ 2 लोगों की ड्यूटी लगी है हमारी। तो फिर एक वहां के यूपी पुलिस का बंदा था, मैंने उससे पूछा कि सर अभी एक यहाँ पे इस तरह का एक बड़ा मामला हुआ है, और इसी के बगल में फिर एक इस तरह की यात्रा ऑर्गेनाइज हो रही है, तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि पुलिस फोर्स है यहाँ पे है नहीं। तो वो कह रहा हाँ यात्रा भी बहुत बड़ी नहीं है, बस 5-6 ट्रैक्टर है पीछे, और ये है। तो जबकि 5-6 ट्रैक्टर बहुत होते हैं, और हर ट्रैक्टर के पीछे डीजे और लोगों का हुजूम था, और वो वहां से गुजर रहे थे। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसे अग्रेसिव वहां नारे लग रहे थे, लेकिन लड़के जिस तरह से थे और उनको देखने में समझ में आ रहा था कि मतलब उनके पास बनियान तक नहीं था, और वो अपने ऐसे जो है निकल रहे थे, वो बहुत ही इधर उधर, पता चल जाता है ना, रोड पूरा घेर के मूड में थे, अग्रेसिव मूड में थे। वो समझ में आ रहा था उनको देखकर। मेरे को एक चीज पूछनी है, ये इसमें एक न्यूज चल रही है बहुत जगह, ठीक है, बहुत लोग मतलब वो सच है झूठ वो तो अवधेश बताएगा बेहतर तरीके से। ये खबर आ रही है कि भाई एक बंदा है, इसके पूरे नाखून नाखून निकाल लिए, और ये वो इस तरीके का बहुत खतरनाक न्यूज। जो जिस तरह के मीडिया रिपोर्टिंग हुई है, बहुत ही आपने देखा होगा किस तरह मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया इवन इस तरह की खबरें प्रसारित कर रहा है कि उसके नाखून खींच लिए गए, उसके गले में कुछ मारा गया। तो ये बड़ा अजीब लगा। लेकिन बहराइच पुलिस ने इसका खंडन किया और कहा है कि किसी भी तरह के ना नाखून खींचे गए हैं, ना कोई और चीज हुई है, उसको सिर्फ गोलियां लगी थी। और इस तरह की भ्रामक खबरें ना फैलाई, उन्होंने अलर्ट भी किया है खासतौर से मीडिया के लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया पर क्या होता है कि इस तरह की जब खबरें चलती हैं तो लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। फिर वो अग्रेसिव होते हैं तो कुछ का कुछ लिखते हैं, उसका एक्शन कुछ होता है तो फिर रिएक्शन उसका बहुत खतरनाक होता है। और मैक्सिमम दंगे और इस तरह की जो चीजें होती हैं आजकल वो सोशल मीडिया के जरिए होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी तो दिखा रहे हैं ना बहुत लोग, तो
पहला और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि हत्यारों ने इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थी और उसे बहुत टॉर्चर किया था। बहुत निर्मम तरीके से इस लड़के की हत्या की गई। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। बहराइच पुलिस ने खंडन किया है उसका। हाँ, वही मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं मतलब वो लोग। दंगों में मिस इन्फॉर्मेशन पेट्रोल का काम करता है। मुझे अक्सर ये कहने का मन करता है कि जो दंगे होते हैं और जिसमें जो नौजवान शामिल होते हैं वो उत्पात मचाते हैं और कई बार मार दिए जाते हैं। उनके मरने पे राजनीतिक दल कुछ एक दिनों तक उनका नाम लेंगे, कोई सरकार होगी वो बुला के उनको 5 लाख रुपए और मुआवजे की घोषणा कर देगी, लेकिन अंत में दुख उनके परिजनों को भुगतना पड़ेगा। अंत में सब छोड़ जाएंगे। 10 दिन बाद बहराइच हिंसा को लोग भूल जाएंगे, राम गोपाल मिश्रा को लोग भूल जाएंगे। आज तक इतने दंगे हुए देश में, किसी को कोई याद नहीं रखता दंगों के बाद। हमने दिल्ली में देखा 50 के करीब लोग मारे गए, लेकिन अंत में जो दुख होता है फैमिली के लोग ही झेलते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो नौजवान हैं उनको सोचना चाहिए कि माँ बाप को ऐसा दुख ना दें कि वो जीवन भर उस दुख से ना निकल पाएँ। कहा जाता है कि नौजवान बेटे को कंधा देना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। लेकिन इन सब के बीच हम सबकी ही बिरादरी के एक वरिष्ठ रहे, बिरादरी मीन्स पत्रकारिता बिरादरी के वरिष्ठ रहे सलम अली त्रिपाठी, जो अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं देवरिया से। उन्होंने एक नया पैटर्न शुरू किया और नई बातें की। जब ये हिंसा की घटना हो रही थी, मीडिया वहाँ से रिपोर्ट कर रही थी, तो उन्होंने कुछ एक पत्रकारों का नाम डाला जिसमें सब मुसलमान थे और उन्होंने कहा कि ये लोग वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। अगले दिन जब उस पर थोड़ा लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया तो उन्होंने एक ट्वीट किया और ये हैरानी हुई कि एक जर्नलिस्ट ही ऐसी बात कर रहे हैं। उनका ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं कि एक चैनल के संपादक का फ़ोन आया, बोले बहराइच के पत्रकारों की सूची देखकर सकते में हूँ, मुझे लगा था सिर्फ मेरे ही रिपोर्टर उस तबके से है, बाकी जगहों पर अगड़े पिछड़े दलित हैं। मैंने कहा यहीं चूक हुई, सब अपने अपने में डूबे रहे और इस तबके ने बहराइच की पूरी मीडिया पर ही कब्जा कर लिया। मीडिया जिहाद तो नहीं है ये। इसी पेशे से अपना नाम बना के राजनीति में आने वाला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार रहे सलम अली त्रिपाठी ने कहा कि मीडिया जिहाद तो नहीं, और तबके को कोट अनकोट उन्होंने किया है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? पत्रकार थे ये। हाँ, एडिटर थे एक न्यूज चैनल के उत्तर प्रदेश। ये जो अभी ये बात जो तुमने बताई जो, मतलब मेरे को एक्चुअली विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि इस टाइप का आदमी कोई पत्रकार होगा जी। हालांकि पत्रकार बहुत मतलब इस जो करंट एज में हम लोग जी रहे हैं, पत्रकार बहुत एक वो अजीबो गरीब एक मतलब लोग बन चुके हैं। मतलब फेक न्यूज करना, टारगेटेड करना, कोई मतलब बायस नहीं रहती कोई, या तो हर कोई आइडियोलॉजिकल बन चुका है, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई ये है। तो ये यार ये ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब तो एक्चुअली शॉकिंग है। मतलब भी जर्नलिस्ट थे पुराने उसके बावजूद और अब नेता भी हैं, यार ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो यार क्या फिर मतलब मीडिया जिहाद। मैं तो एक्चुअली ये मतलब बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है सुन के यार। और हम सब रिपोर्टर हैं, हम जब ग्राउंड पे जाते हैं और हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि हमारे लिए फैक्ट ही सब कुछ है। रिपोर्टर के लिए फैक्ट ही सब कुछ होता है। वो किस रिलीजन से है और किस जाति से है वो मायने बहुत ही कम रखता है ग्राउंड पर जब वो स्टोरी कर रहा है। और समझ में नहीं आया कि उन्होंने पूरा एक लिस्ट डाल दिया और उससे जो मुस्लिम तबके के रिपोर्टर ग्राउंड पे काम कर रहे थे उनको नुकसान भी हो सकता था जब आप नाम डाल रहे हैं उनके साथ। और मतलब ये देखना कि इसका इम्पैक्ट कितना सोशल मीडिया पे, मतलब क्या सोच रहे होंगे लोग यार। देखो यहाँ तुमने 2 बातें की कि एक तो कुछ दिन तक राजनीति होती है और जिसके घर में डेथ होती है जिसकी, या जो दंगे में मारा जाता है, उसका 4 दिन लोग नाम लेते हैं, फिर उसको कोई पूछता नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे सामने एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि जब मैं खुद भी मैं मतलब ये सोच रहा था उस समय पे, जब मैं राम गोपाल के घर पर गया तो वही दोपहर के 1-2 बजे तक हजारों की भीड़ थी राम गोपाल की शव यात्रा में। ठीक है, और शव यात्रा में इतनी भीड़ होने के बावजूद
जो है इतना सारा बवाल हुआ। लेकिन रात को करीब 8 बजे के आसपास मैं राम गोपाल के घर पे गया था। वो सारे फुटेज अपनी वीडियो में है जो हमने वहां से स्टोरी की है। उसके घर में सिर्फ राम गोपाल के 2-3 रिश्तेदार थे जो आए हुए थे, और उसकी मम्मी और उसकी पत्नी, और पिताजी उनके बाहर बैठे थे। इसके अलावा गांव में कोई नहीं था। और इस दौरान नेताओं का जो प्रेम होता है वो बिल्कुल दिखावापन और सतही होता है, उसमें कोई वो अपनापन नहीं होता। सही बात। ये तो आते मैं देख रहा था, वहां पूरा विधायक आए थे पूरे काफिले के साथ, और वहां पे पूरा पंचायती करके वहां से निकल गए। बाकी लोग भी वहां पहुंच रहे थे, वो सब उसी तरीके से आते हैं। उनको पता है कि हम तो जो है जो इसी जनता ने चुना है, आते हैं और लोगों से मिलते हैं। इधर पुलिस थाने में चले गए, इधर पीड़ित परिवार से मिल लिए, इधर उन सब लोगों से मिल लिए और वहां से चले गए। यही तो काम होता है। इसके बाद बताइए कभी कोई गया हो तो लोगों को मुआवजा नहीं मिलता। अभी क्या है, मीडिया में खबरें हैं तो अभी क्या होगा कि मुआवजा भी ऐलान हो जाएगा, नौकरी भी ऐलान हो जाएगी। उसके बाद आप पता कीजिएगा कि 1-1 साल तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिलता। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हमने खुद खबरें की हैं इस तरह की। जी अरे जी। याद है एक मतलब जैसे ये दंगे की बात निकली, इसलिए मतलब मैं ऐड करना चाह रहा था बस। याद है गुजरात में दंगे हुए थे और गुजरात दंगों के पोस्टर बॉय बन गया था एक बंदा, जो हाथ में रॉड लेके पट्टा बांधा हुआ था सर पे और हाथ में रॉड था। वो पोस्टर बन गया गुजरात के दंगों का। अरे मोची अभी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो क्या नाम है उनका? वो वाला पोस्टर आज भी वायरल होता है। भी उसका हाँ पीछे दिनों इंटरव्यू आया था, हाँ, तो उससे पूछ रहे थे, तो उससे वो नहीं सवाल बोल रहा किया था कि था। भाई हाँ आप उस समय के पोस्टर बॉय थे और ऐसे निकले। तो वो कह रहा था बोले भाई कुछ नहीं था उस समय। बोले मुझे अफसोस होता है कि मैं उन दंगों में गया ही क्यों। हाँ, वो यही बोल रहा था कि इस दंगों में जाके क्या ये हुआ है मतलब। अशोक परमार उनका नाम हाँ, है। मतलब सोचो, वो तो इतना एग्रेसिव दंगों में था, क्या हुआ लाइफ का कुछ नहीं, इसका तो बेचारा ये बच्चा ही मर गया। वहीं वहीं और अवधेश साहब का मैं थोड़ा शायद दूसरा सवाल था कि जो मीडिया को लेकर सलमणि त्रिपाठी ने लिखा और उनकी जाति बताई, उसका ग्राउंड पे क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि आप ग्राउंड पे थे। सुरक्षा सबसे बड़ा मसला होता है राइट्स कवर करने के दौरान। देखिए मीडिया मैंने वहां देखा, तमाम मीडिया वहां मौजूद थी। हालांकि उस तरह से नहीं थी जहां मैंने बहुत बार देखा है कि जब इस तरह की चीजें होती है तो बहुत सारी मीडिया पहुंच जाती है। हो सकता है दिल्ली से दूर है तो उतनी जल्दी लोग वहां नहीं पहुंचे, लेकिन मीडिया थी और लोग वहां से कवरेज कर रहे थे। अब वो क्या उनका टीवी पे फ्लैश हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ये तो क्योंकि मैं ग्राउंड पे था और वहां पर पूरा नेटवर्क नहीं चल रहा था, कि मैं भी दिन भर सिर्फ शूट कर रहा था। और उसके बाद लखनऊ पहुंचने के बाद मैंने सारी चीजें अपनी रिपोर्ट फाइल की। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वहां पर इस तरह जिस तरह सलमणि त्रिपाठी ने बोला, मैं एक बार वो कर देता हूँ। किसी ने लिखा कि सलमणि त्रिपाठी को मेरा वीडियो किसी ने टैग करते हुए लिखा कि ये उमेश कुमार सैनी है, बहराइच के चश्मदीद हैं। उमेश बता रहे हैं कि वो कौन सा गाना था जिसकी वजह से बहराइच हिंसा की आग में जला है। तो उसने सलमणि को टैग करते हुए लिखा है, सलमणि वीडियो देखेंगे। और हाँ, ये रिपोर्टर भी अवधेश कुमार है, माखन लाल से पढ़ा है, इसका धर्म भी बताऊं या नाम ही काफी है। तो मतलब लोगों पे इसका असर हुआ है जो उन्होंने बात बोली है सोशल मीडिया पे। लोग लिख रहे हैं कि एक रिपोर्ट ये भी है। मेरी अपनी खुद की रिपोर्ट में पसंद, बहुत सारे लोग गोदी मीडिया करके हैशटैग चलाया और लोग लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया को ये वाली रिपोर्ट भी देखनी चाहिए, ये बिल्कुल। सब चीजें बतानी चाहिए। तो ये रिपोर्ट आप न्यूज़ लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल पर देखिए, और इस तरीके की रिपोर्ट और हम लोग पहुंचते हैं और जो वहाँ की ज़मीनी हकीकत हम आप तक लाते हैं। और इसलिए मुमकिन हो पाता है कि आप लोग हमारे सपोर्टर हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर के सहयोग से हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। और अवधेश की रिपोर्ट को आप देखिए, इसके बाद हम प्रतीक गोयल की रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रतीक गोयल की 2 रिपोर्ट है, एक है पुणे पौर से और दूसरा है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। पहले हम बात कर रहे हैं जो पुणे में घटना हुई थी और एक बड़ी लग्जरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त मीडिया ने इस पर काफ़ी रिपोर्ट की और वो वहीं होता है, न्यूज़ सर्कल चेंज होता है, खबरें पीछे छूट जाती है। लेकिन आपने 900 पेजेस का जो चार्जशीट फाइल हुआ उसको आपने खंगाला, उसमें कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी है। तो पुलिस के चार्जशीट में क्या मिला? आपकी हेडलाइन तो कहती है कि ड्राइवर पे आरोप गढ़ दो, ऐसा कुछ। चार्जशीट में बहुत ही अच्छी और काफ़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बोलते ना एक अकाउंट बाय अकाउंट कि बताया गया कि भाई क्या हुआ था उस दिन। कि मतलब आप ये सोचो कि एक बंदा है अशफाक मकानदार, वो एक दिन बाद 20 तारीख को वो एक एमएलए है सुनील टिंगरे,
जिनका नाम बहुत उछल गया था बीच में, वो उनका सपोर्टर है, फॉलोअर खास है, मतलब उनके साथ काम वाम करता है। वो ये उनका एक ट्वीट रिट्वीट कर रहा है कि भाई ये बच्चों की डेथ हुई, बहुत गलत हुआ, और इस तरीके का ये बहुत बुरा हादसा हुआ। और उनका वो क्या, वो रात को पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, उनके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया पे हो गया था कि भाई ये पुलिस पर दबाव लगा रहे हैं वो, क्योंकि वो जो जिस लड़के ने एक्सीडेंट किया था माइनर, उसकी फैमिली मेंबर और ये 30 साल से एक दूसरे को जानते थे, मतलब बात बहुत क्लोज थे। और वो जो फैमिली थी वो काफ़ी रिच फैमिली है, बिल्डर लोग हैं वो लोग। तो वो ट्वीट कर रहा है ऐसा कि मतलब ये मेरे को इस बात का दुख है, और उनका रिट्वीट कर रहा है। और वही बंदा 36 घंटे पहले वो बच्चों के ब्लड सैंपल चेंज करने में, वो पूरी कॉन्स्पिरेसी में मेन बंदा वहां पे वो काम कर रहा है अस्पताल के अंदर। जी जी। तो वो उसकी एक एक डिटेल उसमें बताया कि भाई कैसे वो लड़के की मदर आती हैं, उसके बाद वो जो बाकी 2 माइनर हैं, बाकी 2 माइनर, एक माइनर के मतलब उसका भी ब्लड सैंपल चेंज कर दिया, उसके फादर ने ब्लड दिया। उसके बाद जो तीसरा माइनर था उसके अंकल, उसके मतलब फादर के दोस्त थे, उन्होंने दिया। मतलब वो आप सोचो कि इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया है, इतना बवाल हो गया है। वो जो बंदा है, जो मकानदार मिलिटर है, मतलब ठीक है, वो बिल्कुल अंदर घुस रहा है, वो लड़के की मदर को अंदर लेके जा रहा है। उसके बाद उन्होंने 2 रेसिडेंट डॉक्टर्स बुलाए। और एक जो डॉक्टर था, अब मेरे मेन इसमें मजेदार बात यह है कि ये जो एमएलए है सुनील टिंगरे, ठीक है, जिसने एक्सीडेंट किया वो इनके पहचान का, जिसने वहां पे जाके ये सब पूरा जो एग्जीक्यूशन किया चीजों का, सैंपल बदलने में, और जो बार बार वहां मौजूद था, वो इनके पहचान का, ठीक है। जो डॉक्टर था, ठीक है, अजय टावरे, ठीक है, जिसने पूरा उसको मतलब उसने दूसरे अपने डॉक्टर को इंक्लूड किया, डॉक्टर हलनोर, और इन दोनों ने मिलके और मकानदार ने मिलके, तीनों ने मिलके एक किया। वो डॉक्टर भी सुनील टिंगरे के पहचान का, जी मतलब तीनों उनके पहचान के। अब ये नहीं बोल सकते कि इनका क्या, लेकिन ये एक अजीब सी बात नहीं है जी जी। कि मतलब वो तीनों लोग उनके पहचान के। और उसके बाद उसमें व्हाट्सएप चैट्स हैं, बहुत और ही बहुत चीजें। मैं व्हाट्सएप चैट को बताता हूँ कि व्हाट्सएप चैट में जो माइनर है, मतलब ये बच्चे की ये सब पूरा कांड कर दिया इन्होंने 19 तारीख को, पूरा सैंपल वैम्पल चेंज कर दिया। 19 मई मई की बात है, 2024। हाँ हाँ हाँ, इसी साल की। और अगले ही दिन वो एक व्हाट्सएप बनता है जो लॉयर के साथ बनता है, जिसमें वो लड़के की मदर है, उसके दादाजी हैं, और वो उसकी मदर एक चैट करती हुई बोलती है, मतलब व्हाट्सएप में बोलती है कि आई वांट टू आस्क समवन टू से, आई वांट समवन टू से कि उनका जो बेटा है, उसका नाम नहीं, माइनर अपन नाम ही नहीं सकते इसलिए, कि वो बहुत ट्रॉमा में है। मीडिया जिस तरह रिपोर्ट कर रहा है, बहुत ट्रॉमा में, बहुत दुखी है। उसके बाद वो लिखती हैं कि ये लिखती हैं कि मुझे एक बात पूछना है, आई वांट टू आस्क समथिंग, कि वो जो ड्राइवर है, ड्राइवर तो गाड़ी में मौजूद था, ड्राइवर को ड्राइव कौन कर रहा था, ये बच्चा ड्राइव कर रहा था। बगल में एक जो ड्राइवर था, उसने बोला था कि आपने बहुत शराब पी थी, आप मत चलाइए, तो उसने उसकी सुनी नहीं, बोले बगल में बैठा दिया। तो वो बोल रही है कि ड्राइवर तो गाड़ी में था मौजूद, अब वो कौन ड्राइव कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ड्राइवर गाड़ी में मौजूद था तो इसका मतलब ड्राइवर ही गलती है। जी तो ये इस तरीके की बातें। उसके बाद उसके दादाजी बोलते हैं कि वो जो 2 बच्चे जिनकी डेथ हो गई थी, जो यंगस्टर्स थे 2, तो बोले नहीं, उनका पूरा देखना चाहिए, वो लोग दारू के नशे में थे, और वो लोग गलत तरीके से बीच में घुस गए थे। और वो उनका ही दोस्त एक ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहा है उनको कि आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए वहां से, जहाँ पे बैठ के वो शराब पी रहे हो, या वो खाना खा रहे हो, या कुछ कर रहे हो। मतलब कुल मिला के बात ये है कि विक्टिम को ही अक्यूज कर देना। अच्छा। तो वो जो ब्रेजननेस है ना, मतलब उस केस में, कि मतलब कुछ भी चल रहा है, कि मतलब आप सोचो कि यार, मतलब वो जिसका मैंने एक ही मतलब पूरा 900 पेज की चार्जशीट पढ़ी है, उसमें आप देखो कि वो पुलिस कांस्टेबल बता रहा है पूरा कि भाई यहाँ इस वक्त हमको बुलाया, उसके बाद यहाँ से यहाँ, उसके बाद आप ये देखो, वो ड्राइवर का जब ब्लड सैंपल लेने गए तो ड्राइवर का बोला कि तुम इसका बाहर कर लो, मतलब हॉस्पिटल में ही दूसरी जगह दूसरे कैबिन में जाके करना है। और इन लड़कों का पूरे अंदर के कैबिन में हुआ, मतलब सीएमओ का जो कैबिन था उसके अंदर 3 कमरे थे और छोटा कमरा था। तो वो जो अंदर अंदर कमरा था, वहां पे जाके उनका टेस्ट, मतलब उनका वहां ब्लड सैंपल लेके, और यही ब्लड सैंपल आगे जाके इन्होंने लैब में भेज दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर पैसा और पावर का इस कदर मिसयूज किया है इस पुणे पॉश केस में,
तो वो चार्जशीट का स्पेशल है कि इसमें बहुत डिटेल्स है। जी जी। केस क्या था, थोड़ा सिंपल में बता सकते हैं, और अभी केस का स्टेटस क्या है, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? केस ये था कि उसमें ये 18 तारीख और 19 तारीख के मतलब बीच की बात है, रात को 2:30 बज रहे थे। ये जो माइनर है, इसके साथ ये 3 माइनर थे। एक माइनर ड्राइव कर रहा था जो कि मेन अक्यूज है, जिसके जो बिल्डर है उनका बहुत फेमस बिल्डर है ब्रह्मा बिल्डर, उनका बेटा है वो। और उसके साथ 2 माइनर और थे, और ये ड्राइवर साइड में बिठा दिया था ड्राइवर को। अब यार ये पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली वो स्पीड बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो गाड़ी है वो बहुत पावरफुल गाड़ी है। जी। अब वो वहाँ पे एक एरिया है कल्याणी नगर, और वो रोड पे आप नहीं भगा सकते यार। 150 160 जो भी उसकी स्पीड थी, वो इतनी स्पीड में जा गया वहाँ पे। और वहाँ से वो जो 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 ये लड़का लड़की थे, जो यंगस्टर्स थे जिनकी डेथ हो गई, वो लोग वहां से लौट रहे थे। वो लोग भी क्लब से निकल के वापस जा रहे थे, तो ये जाके सीधा इसने उड़ा दिया उनको। जी जी। और उसके बाद तुरंत वहां पर लोगों ने इसको पकड़ा वकड़ा। उसके बाद जब अस्पताल, सॉरी, इसको लेके वहां पे गए, पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस स्टेशन में वो एमएलए पहुंच जाते हैं तुरंत। ठीक है। अपन पहले भी स्टोरी की थी, तो वो लोग बता रहे थे कि वो लोग पहले ये कर रहे थे कि ये लड़का ड्राइव ही नहीं कर रहा है। पुलिस इस तरीके से कोशिश कर रही थी कि लड़का ड्राइव ही नहीं कर रहा है। लोगों ने बोला अरे भाई यही ड्राइव कर रहा है, हमने खुद ने देखा, हमने खुद ने पकड़ा उसको। तो जब उनके दोस्त बिल्कुल अड़े, तब जाके वो इस पे हुआ। और उसके बाद उसकी जो उसको जो बेल मिली थी जुवेनाइल कोर्ट से, वो बोल दिया था कि अगर आप एक ऐसे लिख दो, या फिर वो आरटीओ में जाके थोड़ा देखो कैसे ट्रैफिक अवेयरनेस करना है। तो इस बेसिस पे उसको वो कर दिया था। तो अभी तो इस उसके मामले में बाद कोई इस जेल केस में में नहीं बवाल है? हुआ। अब क्या है, ये तो माइनर है। जी। तो अब पुलिस क्या ट्राई कर रही है कि पुलिस कोशिश कर रही है कि इसको एज ए अडल्ट ट्राई करे। तो उसको लेके ऑलरेडी केस चल रहा है। और इसके बाद जो मकानदार है वो जेल में है। मतलब वो जो जो 7 अक्यूज थे, उन लोग को जेल में ये किया है। हम सारी बातें नहीं बताएंगे क्योंकि ये स्टोरी पेबॉल के पीछे है, और इसको वहीं लोग पढ़ सकते हैं जो न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर हैं। प्रतीक गोयल ने इतनी मेहनत की है, 900 पेज की चार्जशीट पढ़ी है, उसके बाद आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो आपका भी हक बनता है कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी रिपोर्ट और करते रहें। अब एक दूसरी स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं, और उससे जुड़ा हुआ है बाबा सिद्दीकी की हत्या, जो महाराष्ट्र के एक जाने माने पॉलिटिशियन थे, पूर्व मंत्री थे और बॉलीवुड के काफ़ी करीबी थे। और वो मुझे बहुत जब उनकी हत्या हुई तब पता चला कि वो बिहार के गोपालगंज के वो मूल रूप से रहने वाले थे, और उनके पिताजी मुंबई आए और फिर वो आए। और बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है कि उनके पिताजी शायद घड़ी का काम करते थे, और वो उस शहर में पहुँचे और वहाँ मंत्री तक बने। उनकी हत्या होती है, और फिर एक नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का, जो नाम पिछले कुछ सालों से बेहद चर्चा में है। और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप इसकी जिम्मेदारी लेता है, और कहा जाता है सलमान खान के जो भी करीब होगा उनका यही हाल होगा। मुझे एक चीज़ समझना है कि क्या ये हत्या इतना ही सिंपल है कि सलमान खान के करीबी होने के कारण, या मामला कुछ और है? क्योंकि आप लंबे समय से क्राइम कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पुलिस इसमें वो प्रॉपर्टी का एंगल भी देख रही है। क्योंकि ये बहुत ही वियर्ड बात होती है, वियर्ड बात है कि वो सलमान खान के करीबी दोस्त थे, तो इसलिए उनकी हत्या हो गई। तो वो एक बहुत वियर्ड बात होती है। तो पुलिस हर एंगल से इसको अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन हाँ, ये तो चीज कंफर्म है कि जिस तरीके जो वो पैटर्न है, वो लॉरेंस बिश्नोई का ही पैटर्न है। वो जिस तरीके से वो मर्डर हुआ है वो तो पुलिस ने बोल दिया, बट उसका जो मोटिव है उसको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हर तरीके से जांच रहे हैं। क्योंकि वाकई ये अजीब बात है कि बाबा सिद्दीकी का ना ही लॉरेंस बिश्नोई से कुछ कनेक्शन है, ना ही कुछ है उनका। और वो मतलब अब तो उनका बेटा एमएलए है। और वैसे अगर बाबा सिद्दीकी को देखें तो ठीक है, वो प्रॉपर्टी और उसके जो भी उनके जो मतलब इश्यूज हो सकते हैं, बट वो एक ओवरऑल बहुत ही मिलनसार टाइप के इंसान थे। और उनके अक्रॉस द पार्टी लाइंस सब पार्टियों में उनके दोस्त थे। कुछ हो सकता है ये लीगल केसेस हो, कुछ प्रॉपर्टी उठेगा तो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं, लेकिन ओवरऑल एक मैं एक पॉलिटिशियन बता रहा हूँ। तो वो एक पॉलिटिशियन की आप देखो तो वो काफी एक पॉपुलर और प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, जिनका अक्रॉस द पार्टी लाइन दोस्त थे हर पार्टी में, कोई बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। और बॉलीवुड में भी उनकी बहुत अच्छी खासी पैठ थी। और उन्होंने एक्चुअली जो शाहरुख खान सलमान खान की जो दोस्ती है वो उन्होंने ही कराई थी। जी। तो ओवरऑल काफी प्रोमिनेंट और वैसे उस तरीके के पॉलिटिशियन थे, और जो अच्छी लोगों से मतलब एक मिलनसार थे।
बांद्रा उन्हें में उनका इफ्तारियों का आइकॉन भी कहा जाता है। हाँ हाँ, इफ्तार पार्टी में तो वो उनका बहुत ये था। मतलब और मुंबई बांद्रा में की तो जो अच्छा खासा उनका, वो काफी समय एमएलए रहे वहां से। कांग्रेस से अभी एनसीपी में आ गए, अजीत पवार के ग्रुप में है वो। जी, लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी चर्चा में हैं और उनकी उम्र देखा जाए तो 93 का डेट ऑफ बर्थ है। 30-31 साल 32 साल की एज हुई और पिछले 4-5 सालों में 6 सालों में लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी चर्चा में है। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तब भी उनका नाम लिया गया। अभी वो तिहाड़ जेल में थे, पंजाब के जेल में, और पंजाब के जेल में जब वो बंद थे तो एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया। जेल में बैठा हुआ एक व्यक्ति कैसे इंटरव्यू दे रहा है। बसंत, ये जो इंटरव्यू दिया था ना इन्होंने, तो उस पे हाई कोर्ट ने इस पे सुमोटो लिया था उसमें, और इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कराया था। तो उसमें एक्चुअली वो जो इंटरव्यू दिखा गया, एक कुछ उसका पार्ट राजस्थान में हुआ है इंटरव्यू का, और कुछ कौरा करके जगह या कारा करके जगह है पंजाब में, वहां पे हुआ है। तो उसमें कार्रवाई कर रही है वो, उसमें चल रहा है, वो केस चल रहा है उसको लेके। हाईकोर्ट ने सुमोटो दिया क्योंकि ये तो एक, मतलब बहुत एक अजीब बात है। मतलब बाकी जैसे ये तो इंटरव्यू का हो गया, ठीक है, जी वो जर्नलिस्ट थे, वो जर्नलिस्ट की कैपेसिटी में इंटरव्यू कर रहे होंगे, बट आप ये सोचो कि उसके पास इतनी फैसिलिटीज है वहां पे। जी मतलब ठीक है, मतलब लॉरेंस बिश्नोई, आप ये सोचो कि अगर आप उसको कंपेयर कर लोगे कि मतलब अभी अभी क्या है, मीडिया पूरा कोई कुछ भी लिखता है, मतलब जब ऐसा कुछ होता है तो वो अंधाधुन यहाँ ये लिखना है वो लिखना है जो भी है। मतलब आपको डेफिनेटली उसको कंपेयर नहीं कर सकते मुंबई अंडरवर्ल्ड से। मुंबई अंडरवर्ल्ड वाज टोटली डिफरेंट, और वो बहुत ही अलग टाइप का माफिया था। हम्म तो उनके सामने अगर लॉरेंस बिश्नोई कंपेयर करोगे तो कुछ नहीं है वो। मतलब वैसे अगर आप गैंगस्टर्स और उसको देखोगे तो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को बेसिकली फेम मिला है जब से उसने सलमान खान को धमकी दी। जी उसके पहले लॉरेंस बिश्नोई को कोई नहीं जानता था। हम्म ठीक है, पंजाब में ऐसे और भी बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं। हम्म ठीक है, तो लॉरेंस बिश्नोई को जिससे जब से सलमान खान को धमकी दी है, तब से वो उनको फेम मिलना चालू हो गया। और थोड़ा बहुत जब उसके बाद उसकी कुछ भी खबर आती थी वो रिपोर्ट होने लग गई। हम्म उसके बाद ये बात सही है कि ये बंदे ने जेल से बैठे बैठे इतने एग्जीक्यूशन करा दिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब जैसे बाबा सिद्दीकी जैसे एक मतलब इतने हाई प्रोफाइल आदमी की साबरमती जैसी जेल में बैठ के अगर उसका मर्डर का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो ये हैरानी की बात है। इसके पहले सिद्धू सिद्धू मूसेवाला का जब हुआ था तो वो तिहाड़ में थे, जी तब लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में था, और तब सिद्धू मूसेवाला का वहीं से एग्जीक्यूशन करा दिया ऑर्डर्स देके। जी ठीक है, उसके बाद वो जो कनाडा गवर्नमेंट अक्यूज कर रही है, जो कि बोलो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि भाई लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को यूज किया जाता है, और उसके बाद कनाडा में एक जो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे उन दोनों को एलिमिनेट किया गया। जी उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी का एक जो मर्डर हुआ था, हम्म ये मैं हाई प्रोफाइल मर्डर्स बता रहा हूँ आपको। जी जी ये दिल्ली में एक जिम में हुआ था, नादिर शाह का हुआ था। जी इसके अलावा तो और ही बहुत मर्डर्स हैं। लेकिन जेल से बैठ के अगर आप इस तरीके की वारदातें कर रहे हो, तो आप सोचो कि अपना जेल का सिस्टम किस तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा होगा। बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल सही पॉसिबल ही नहीं है। ये मतलब कोई कुछ भी बोल ले कि विदाउट जेल में कुछ ऑफिशियल्स होंगे या उनकी बिना मदद के, ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी मैं एक बात यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ। सिद्धू मूसेवाला के उनके मैं गाने कभी सुने नहीं है, बट उनके बारे में एक जनरल कंसेप्ट है। लोग बोलते हैं कि अरे यार ये खालिस्तान सपोर्ट करता था। ठीक है, खालिस्तान को सपोर्ट करता था, या ये थोड़ा सा इस तरीके की बातें उनके बारे में है। और लॉरेंस बिश्नोई ने क्लेम किया कि भाई कि वो उन्होंने उनको इसलिए मारा क्योंकि ये जो सिद्धू मूसेवाला है, ये उनके एक दोस्त थे विक्की मेदुखेड़ा, उनके मर्डर में बम्बिया गैंग करके एक और गैंग है, तो उसमें उसने उनके शूटर को शेल्टर दिया था। ठीक है, और अधिकतर ये बोल दिया जाता है कि वो सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी सपोर्ट। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। अभी लॉरेंस बिश्नोई का जब से ये बाबा सिद्दीकी का मर्डर, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई शायद 2-3 बार वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। जी ठीक है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था टॉप पे, और कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग। जी और वो बोल रहे हैं कि अरे भगत सिंह, और ये मतलब कुछ इस तरीके की बातें जी उठपटांग, जी मतलब एक गैंगस्टर के बारे में जो एक्सटॉर्शन मर्डर सब कर रहा है। अब आप सुनो ये खालिस्तान वाली बात। हरविंदर सिंह रिंदा करके एक खालिस्तानी ऑपरेटर है। ठीक है, पहले नांदेड़ में था, वो 2017 में भाग के 18 में भाग के पाकिस्तान चले गया। ठीक है, पंजाब में 2022 में पंजाब स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के ऊपर आरपीजी से अटैक हुआ था। हम्म इसमें रिंदा और एक लांडा करके एक और वो खालिस्तानी एलिमेंट है, वो इन्वॉल्व थे।
लखबीर सिंह लांदा करके, उसको एग्जीक्यूट किसने किया था पता है? लॉरेंस बिश्नोई की गैंग वालों ने। अच्छा। उसमें एनआईए ने खुद ने बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई का खालिस्तानी एलिमेंट के साथ कनेक्शन है और ये लोग ने कॉन्स्पिरेसी करी है। जी। और खालिस्तानी किसको बोला जाता, जिसके बारे में पंजाब पुलिस ने भी कुछ नहीं बोला है ना, उनको कोई चार्जशीट में उनको बोला गया कि ये कोई गैंगस्टर थे, मूसेवाला या उनका गैंगस्टर में इन्वॉल्व था कोई, कुछ भी नहीं बोला गया। लेकिन किसको बोला जाता, मतलब एक मतलब जो उनके बारे में नहीं जानता वो यही सोचता ना कि मूसेवाला, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई वो खुद खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ घुस रहा है। वो आरपीजी का तुमने ये कर दिया हम्म। और उसको उस तरीके से देखा जा रहा है। तो जी जी। ये एक इस तरीके का, अगर कोई जेल से बैठे बैठे इतने ऑपरेशन कर रहा है तो, और जबकि आप देखो लॉरेंस बिश्नोई की जो शुरुआत है वो मतलब वो क्रिमिनल नहीं था, वो ऐसा ही वाज नॉट ए गैंगस्टर। मतलब वो कॉलेज के जो लड़के होते हैं, थोड़ा तेज लड़के होते हैं, मतलब डेरिंगबाज लड़के होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉपी कॉलेज उस टाइप का था। और उससे ज्यादा भी लोग थे उसको पंजाब को, मतलब वो जहाँ पढ़ता था, डीएवी कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी में। जी। तो ये वो गलत उसमें, और बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है। इनके फादर मदर भी, मतलब उनके गांव में मेरी बात हुई थी, तो बहुत ही अच्छे और बहुत मतलब बहुत ही सुलझा हुआ और अच्छा परिवार है। और बहुत ही वेल टू डू फैमिली है, मतलब जमींदार परिवार है उसका। परिवार यहाँ बहुत बढ़िया है। और ये भी बंदा बहुत अच्छा है, इसके बारे में गाँव में लोग भी तारीफ कर रहे थे कि बहुत वेल बिहेव्ड है, उस तरीके का लड़का है। और वो चंडीगढ़ गया पढ़ने के लिए और वहां से वो जो पॉलिटिक्स में घुसा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुसते 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 फिर वो, और राजस्थान की जेलों से लॉरेंस बिश्नोई एक्चुअली एक जो जो ये सोबू करके पार्टी है, इसमें डीपी सांदावा ने फॉर्म की थी, तो उसके बारे में मतलब वो एक उनका एक सोशल एंगल ये भी है कि एक्चुअली लॉरेंस बिश्नोई ये गैंगस्टर बड़ा बन गया जेल में रह के। मतलब उसको जो वो एक्चुअली गैंगस्टर बना है जेल में, 10 साल से वो जेल में है। और उसका कोई उसने तब तक ऐसे क्राइम नहीं किए थे कि हम्म। मतलब, अरे मर्डरर्स को ये बेल मिल जाती है। हम्म। उसके ऐसे क्राइम नहीं थे तब तक कि उसका पूरा नाम आ जाए कि उसने मर्डर किया है या अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह, ये सब तोड़ फोड़ मारा मारी वहीं तक सीमित था। जी जी। और वो जेल में बड़ा बना। उसके बाद वो उसका उसने क्या किया, जिस भी वो जेल में जाता था वहां वो दोस्त बनाता था, वो दोस्त बन जाते थे, वो अगली जेल में आते थे वो, और तो उसका नेटवर्क ऐसे बनता फैलता चले गया। हम्म। और टेक्नोलॉजी को बहुत तबीयत से यूज करते हैं वो लोग, हम्म। सोशल मीडिया पे रिक्रूट करते हैं, उसके जरिए रिक्रूट करते हैं। तो मैं अभी इन दिनों हुसैन जैदी की एक किताब पढ़ रहा था लास्ट वीक, जो मेरा वो था जो सजेशन होता है हम आखिरी में देते हैं, वो वहीं था। हुसैन जैदी की किताब है, उसका नाम है रॉ हिटमैन, जो एक हाँ एनएसजी के कमांडो थे उधर के, हाँ, एनएसजी कमांडो। उत्तराखंड के। तो मैं उस किताब को पढ़ रहा था, तो जो उनको एक दो गैंगस्टर की हत्या हुई और उनको उस मामले में गिरफ्तार कर लिया लोकल वहाँ का स्थानीय पुलिस ने। और फिर वो अंदर जाके कैसे फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, कैसे एक प्रकाश पांडे नाम था जो दाऊद के गैंग का एक व्यक्ति था, उससे दोस्ती, उससे मिलना। तो तब मुझे समझ में आया कि मैं सुनता था कि जेल में भी पूरा कारोबार होता है, इस किताब को पढ़ते हुए पता चला कि जेल में भी कैसे दोस्ती होती है। और फिर आप वहीं से चीज़ों को वो मोबाइल उसमें यूज कर रहे हैं, मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है तो फेंक दे रहे हैं, उस पार से चार्ज होकर फेंका जा रहा है। तो जेल दिखाने के लिए तो इतना सुरक्षित दिखाया जाता है, पर भारतीय जेल उतना सुरक्षित नहीं हाँ है। नहीं है। और जैसे मतलब मैं मोबाइल तो क्या ठीक है, जेलों में और भी जेलों में जा रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस तरीके के हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं जेल से, मतलब आप ये देखो कि यार बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला और गोगा मेडी, ये सब हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई को। और होता क्या है, अरेस्ट कौन होता है? अभी वो जो जहाँ से जहाँ अवधेश गया था बहराइच में, वो दो लड़के अरेस्ट हुए हैं, बहुत ही गरीब परिवारों से बेचारे। एक के फादर मछली का बेचने का काम करते हैं, वो वहाँ काम करता था। एक यहाँ पे कबाड़ी की दुकान में काम करता था। और मतलब छपरे के घर हैं। मैं उनके घर गया था सर। हाँ कल ही वहां से लौटा हूं, मेरी रिपोर्ट आएगी। दोनों पीड़ित परिवारों से मैं मिला। तो एक के घर की स्थिति तो ये है, जो शिव कुमार लड़का है जो अभी फरार है, हाँ हाँ जी फरार। उसके घर की स्थिति ऐसी है कि उसका घर भी वहां की ग्राम समाज की जमीन है उस पर बना हुआ है। ये कहना वहां के अधिक जो पटवारी लेखपाल हाँ वगैरह है उनका कहना है। और उस घर में अगर उसके फादर एक दिन मजदूरी ना करें तो घर पे खाना बनना बड़ा मुश्किल हो जाए। मतलब ये स्थिति है उसके घर बहुत की। बुरा हाल। छप्पड़ पड़ा है सर, हाँ वही मतलब खुद मैं उसके वो घर से होकर। ये मतलब जैसे गैग जो लॉरेंस बिश्नोई है, तो वो इसी तरीके के जो यंगस्टर्स हैं,
अभी कोई इसको फॉलो करते हैं, इनके पेजेस हैं, ठीक है, उसमें वो देखते हैं यार भैया कमेंट में कौन फॉलो कर रहा है, क्या लिख रहा है। और ये जो बिल्कुल नए नए यंग बच्चे हैं, अब ये बच्चे तो बहुत गरीब थे, उनको फुसलाना बहलाना इजी होता है। अब ये सोचो कि वो जेल में बैठा है, उसका ये जो 700 शूटर बोल रहे हैं, ये तो अपन नहीं बोल सकते कितने शूटर किसके हैं, ठीक है। ये कोई वैसे शूटर नहीं है कि जो जो प्रॉपर ये गैंग में मतलब बोलते रियल मेंबर्स। ये कैसा होता है, ये इस तरीके से उनको फेसबुक के थ्रू रिक्रूट करते हैं और वो एक मेंबर बन जाते हैं और जाके शूट करते हैं और सबसे पहले वही पकड़े जाते हैं, उसके बाद क्या, खत्म कहानी। एक नया चीज़ है ये भी है, पता नहीं पहले होता होगा कि नहीं। इस समय जब सोशल मीडिया आया है तब एक भौकाली का नौजवानों में ज़्यादा जुनून सवार हुआ है। बंदूक तान के तेरा हाँ भाई ऐसे करके रील डालते हैं, कोई बंदूक, कई बार तो बंदूक लेकर रील डाल देते हैं। तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल। पैटर्न को ऐसे लोग समझते होंगे कि ये बड़ा इसको बहलाना फुसलाना आसान होगा और वो उनके चक्कर हाँ में पड़ बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल, जैसे ये ऐसे लोगों को तो बहुत इजी होता है, और वो इनिशियली उनको थोड़ा सा गन दे देते हैं, कुछ बुलेट्स देते हैं, फिर थोड़ा सा टास्क देते हैं, धीरे धीरे उनको वो लोग फैंटेसाइज करते हैं इस आइडिया से, और विदाउट एनी कांटेक्ट, मतलब सोचो हथियार कहीं से उसका प्रोवाइड हो जाता है, विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट बिश्नोई जो है रिक्रूटमेंट भी कर देता है, शूट आउट भी करा देता है, और आराम से वो, और उसके जो मेन गैंग के मेंबर्स हैं वो तो पकड़े नहीं जाते ना, पकड़े कौन जाता है, ये जो बच्चे। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती के सबसे सुरक्षित जेल में बैठा हुआ है ना। मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है कि 10 कमरों का एक वो पूरा कम बिल्डिंग है, उसमें वो रहता है। अब ये सोचो उसको, मतलब कि अगर वो अगर ऐसे एग्जीक्यूशन अभी इतने उसने कर दिए, किसी का भी कर देगा तो वो तो बिल्कुल अनटचेबल टाइप सीन हो गया ना, जी। कि मतलब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और जो करेगा वो तो अभी थोड़े दिन में सब भूल भी जाएंगे, वापस हो सकता है आगे जाके अगला कोई शूट आउट हो जाए, वैसे कोई इस तरीके के आएंगे, पकड़े जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, खत्म कहानी। जिन रिपोर्ट्स पे हमने बात की आप उसे newslaundry.com पर पढ़ सकते हैं। अवधेश की रिपोर्ट को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं जिसमें बात रिकमेंडेशन की होती है। प्रतीक सर, आपका रिकमेंडेशन क्या है? मेरा ये है कि ये जो बहराइच को लेके जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है और जो भी है, उसमें अवधेश की रिपोर्ट को पढ़ा जाए, देखा जाए उस रिपोर्ट को, हाँ वीडियो रिपोर्ट उसको, तो और उसमें चीज़ें बेहतर समझ के आएंगी। अवधेश जी, आपका रिकमेंडेशन क्या है? मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई है बीबीसी पर, 30 साल में बनकर तैयार हुई है। अमिताभ पराशर है पत्रकार, उन्होंने बनाई है दाइयों को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो देखी जाए। 30 साल मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब मैं उस डॉक्यूमेंट्री को देख रहा था तो मुझे लगा कि ये तो हमारे आसपास की कहानी थी। वो अच्छा। डॉक्यूमेंट्री बेसिकली ये है कि जो दाई होती थी, जब बिहार और में पहले बच्चे घरों में ही पैदा होते थे, तो सारा काम बच्चा पैदा कराने से लेके जो पूरा एक पूरा पीरियड होता है वो हाँ। दाइयाँ करती थी। और वो खासकर एक जाति में था, एक अच्छा जाति अच्छा। थी, उसके लोग होते थे। तो लड़कियां जब पैदा होती थी तो बहुत सारे समाज के लोग, और उसमें वो कह रही कि कथित ऊंची जाति के लोग हाँ। अपनी लड़कियों को उनको कह देते थे कि मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, इन्हें मार के फेंक दो। 50 रुपए। ये वो दाइयाँ हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने 13 लड़कियों को मारा, मैंने 12 लड़कियों को, मैंने 5 लड़कियों को मारा। बाप रे, ये क्या डॉक्यूमेंट्री है। और वो फॉलो करते हुए आते हैं अब कि आज भी भारत में लड़कियां फेंक दी जा रही है। कई बार आपको खबरें हम पढ़ते हैं कि लड़कियों को फेंक दिया जाता है जब उनका जन्म होता है, नवजात होते हैं। इसका नाम क्या है इसका? सर एक लड़की जो बचाई गई थी ना, वो आपके पुणे में है, और वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है। उसको एडॉप्ट किया था, वो प्रोफेसर हैं। और वो वहां पर जो है उसके मम्मी पापा जिनके घर में उन्होंने एडॉप्ट किया था, उनके साथ रहती है वो लड़की। तो वो लड़की का भी बहुत अच्छा रोल है उसमें, उस डॉक्यूमेंट्री। अच्छा। नर्सिंग प्रोफेसर है वो। ये अगर हिंदी में देखेंगे, इसका अंग्रेजी में जो द मिडवाइफ्स कन्फेशन। अच्छा अच्छा। बीबीसी हिंदी पे इसका है कि बिहार में बच्चियों को मारने और बचाने की चौंकाने वाली कहानी। गजब कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उनके मतलब डेडिकेशन को भी तारीफ करनी चाहिए कि 30 साल तक लेके बैठे हुए कि हम स्टोरी करेंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो आप इसको बीबीसी पर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। मेरा एक और रिकमेंडेशन है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की किताब है प्रोफेसर की डायरी। वो बहुत ही अच्छी किताब है, और उन्होंने उसको लिखा है कि किस तरह
उनकी नौकरी जो है वो छीन ली गई। लेटर है बेसिकली, पूरा कैसे कैसे उनके साथ हुआ, ये सब कहानियां हैं छोटी छोटी। इसमें अच्छी किताब है, प्रोफेसर की डायरी, वो भी पढ़ी जानी चाहिए किताब मुझे लगता है। और एक एक रिकमेंडेशन और है मेरा कि बीबीसी के एक पत्रकार थे रवि प्रकाश, उनकी बीते दिनों कैंसर से जूझ रहे थे लंबे समय से, उनकी मृत्यु हो गई। मैं ये बताना ही चाह रहा था कि पिछले 2 सप्ताह में मतलब पिछले जब मैं उनकी डेथ हुई थी तब, और ये डॉक्यूमेंट है, मैं 1 सप्ताह में 2 बार भावुक हुआ, जो अक्सर नहीं होता हूँ। एक तो ये जो दाइयों पर डॉक्यूमेंट्री आई है वो, और दूसरा जो रवि प्रकाश सर का वो जो लेख उन्होंने लिखा था जब उनको पहली बार ये पता हुआ कि मुझे कैंसर है, और वो झारखंड से मुंबई जा रहे थे। तो उनके पॉडकास्ट है, बेसिकली पॉडकास्ट को देखा जाए, पढ़ा जाए, मतलब सुना जाए। रवि प्रकाश सर अपने आप में काफ़ी जाने माने और काफ़ी शानदार जर्नलिस्ट थे, और कैंसर होने के बावजूद जिस जज्बे के साथ वो जीवन जी रहे थे वो काफ़ी अनुकरणीय है। और जब आपको पता हो कि मौत आपके इर्द गिर्द घूम रही हो और तब आप ज़िंदगी को एंजॉय करें, तो उसकी बात तब वो कुछ लोगों और को जीना होती है। सिखा रहे थे बेसिकली। उसकी बात कुछ और होती है। मेरा जो रिकमेंडेशन है, इन दिनों एक बहुत महत्वपूर्ण किताब मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है कि पत्रकारिता करने वाले तमाम साथियों को इस किताब को पढ़नी चाहिए। अरुणा राय जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आईएएस की नौकरी छोड़कर वो सामाजिक कार्यकर्ता बनी थी, और आज आरटीआई को आप देखते हैं, वो आरटीआई कानून बनने में उनकी सबसे ज़्यादा भूमिका है। तो आरटीआई कानून कैसे आया, उसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, उसका बीज कैसे अंकुरित हुआ, इस पर एक किताब है आरटीआई, उसका नाम ही है आरटीआई कैसे आई। ये हिंदी में है और अंग्रेजी में है मूलतः, उसका हिंदी में अनुवाद किया है अभिषेक श्रीवास्तव ने, और ये किताब राजकमल पब्लिकेशन से आई है। और आप इसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि कितनी छोटी छोटी घटनाएं एक बहुत बड़े बदलाव की साक्षी होती है। और आरटीआई कोई एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है। आज आप महज 10 रुपये में प्रधानमंत्री कार्यालय से सवाल पूछ सकते हैं, गृह मंत्रालय से सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी बड़े ऑफिस में आप सवाल लिख के 10 रुपये खर्च करके पूछ सकते हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ ना हो वो आप निकलवा सकते हैं। तो इतना बड़ा बदलाव आया, ये बदलाव कैसे आया, आप इस किताब को पढ़िए। बहुत महंगी भी नहीं है, मैं अभी मेरे सामने अमेज़ॉन खुला हुआ है और 370 रुपये की है ये। आप इसको ज़रूर पढ़िए, और इसका अनुवाद जिस तरीके से अभिषेक श्रीवास्तव ने किया है वो बहुत ही, कहते हैं ना, पानी जैसा है। उसको मैं पढ़ रहा था और मुझे कहीं भी, मतलब अनुवाद अक्सर मैं पढ़ता हूँ, अभी मैं हुसैन एस जैदी वाला पढ़ रहा था, उसमें कई जगह मैं अटक रहा था। पर अभिषेक श्रीवास्तव जो न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए भी लिखते रहे हैं, काफ़ी कई किताबों का उन्होंने अनुवाद किया है, इसको पढ़ते हुए आप कहीं अटकेंगे नहीं। ये मुझे इस किताब में सबसे सुंदर लगा। तो आप इस किताब को पढ़िए, राजकमल पब्लिकेशन से है। और इसी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म होता है। हमें लिखकर बताइए, आप लोग यूट्यूब पे कमेंट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें मेल या हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है, मेरा मेल आईडी है basant@newslaundry.com, ऐसे ही प्रतीक गोयल का pratik@newslaundry.com, अवधेश का अवधेश@newslaundry.com। हम लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हैं। हमें लिखकर बताइए कि इस पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। आलोचना भी कीजिए, लेकिन तमीज़ से, क्योंकि आजकल आलोचना करना किसी को गाली देना हो गया है। आलोचना सबसे सुंदर विधा है। आप हरिशंकर परसाई को पढ़िए, कितनी बड़ी बात, कितने प्यार से वो कह जाते हैं। आलोचना भी कीजिए, तारीफ़ भी कीजिए, तारीफ़ से ताकत मिलेगी और आलोचना से सीखने को मिलेगा। आप सबका धन्यवाद। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.